गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पार्ट 6 नेताजी का पत्र पढ़ाऊंगी। इस पत्र को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। वह जो है केलकर को पत्र लिखते हैं जब वह मांडले कारागार में बंदी रहते हैं, है ना। तो इससे पहले आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। ठीक, उनके पिता जानकीनाथ कटक के प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती गृहिणी थी। ठीक, नेताजी बचपन से ही ईमानदार, पढ़ने में तेज और मेहनती बच्चे थे। ठीक, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक में ही पूरी की और उसके बाद वे जो है आगे की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए। ठीक, वहाँ वे जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक करने के बाद वो जो है सिविल सर्विस में चयनित हो गए ना। वे जो है उनको विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। अपनी देशभक्ति के कारण उन्होंने अपनी सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। जब भारत आए तो वह जो है स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। फिर उन्होंने अपना सारा जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। बताया जाता है कि 1945 में उनकी एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई ना। तो ये तो आप लोगों को मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में परिचय बताया थोड़ा सा, है ना। अब मैं आप लोगों को जो इन्होंने पत्र लिखा है केलकर को मांडले केंद्रीय कारागार वर्मा से, है ना, मांडले केंद्रीय कारागार वर्मा से जो पत्र लिखा है केलकर को, उसको पढ़कर बता रहे हैं ना। आप लोगों को पुस्तक की सहायता से इनके पत्र को पढ़िए। वो कहते हैं कि प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण यह रहा कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता आपको मालूम है या नहीं कि मैं 10 जनवरी से कारावास में हूँ। कारावास अर्थात बंदी गृह या जेल खाना। जब बहरामपुर कारागार बंगाल से मुझे मांडले कारागार में स्थानांतरित करने का आदेश मिला था, तब मुझे स्मरण नहीं था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में गुजारा था, जब तक कि मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया ना। उनको पहले से नहीं पता था। जब वह मांडले केंद्रीय कारागार बंदी होते में तो आते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर पहले लोकमान्य तिलक भी कैद में रह चुके हैं। ठीक, फिर क्या होता है, चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया ना। तो उन्होंने क्या वहां पे क्या लिखा था, गीता भाष्य ग्रंथ। ठीक, जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल कर उसे बड़ा बना दिया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह भी लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें धूप से, वर्षा में पानी से, शीत में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मांडले में अपनी मातृभूमि से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियां राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक तीर्थ स्थल है, जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा ना।
वे अपने आप को धन्य मानते हैं कि लोकमान्य तिलक इस जेल में रह चुके हैं, है ना, जो एक वीर सपूत थे भारत माता के, है ना। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाएं मतलब पीड़ा और कष्ट से गुजरना पड़ता था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सांत्वना देने के लिए एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंट भी वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से नहीं कर पाए होंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उन तक कोई अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग रख देना भी एक तरह की यंत्रणा ही थी और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही इसे जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया हुआ ना, तो और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणाओं के बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी, मधुमेह जिसको शर्करा प्रमेय कहा जाता है ना, शर्करा प्रमेय, इसको जो है डायबिटीज भी बोला जाता है। फिर है जैसे कि जब लोग मान यहाँ थे तो मांडले का मौसम भी प्रायः ऐसा ही रहा होगा, ये उनका मानना है, जैसा आजकल है। और आजकल तो नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ का मौसम जलवायु शिथिल कर देने वाला और मंदाग्नि अर्थात अपच या पाचन शक्ति कमजोर होना ना, इसको मंदाग्नि कहते हैं। तो मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला है और धीरे धीरे अटूट रूप से उस व्यक्ति की जीवन शक्ति सोख लेता है। तो अनुभव लगाया जा सकता है कि लोकमान्य ने कितना कष्ट सहा होगा, जो कि स्वयं वयोवृद्ध थे ना। उन्होंने इस मांडले कारागार में कितने कष्ट झेले होंगे, लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता है कि उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की से चुभन बन जाती है और जीवन को दुभर बना देती है, वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक भी शब्द नहीं कहा। फिर वो लिखते हैं कि समय समय पर मैं इस सोच में डूब जाता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने को विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। इसके बारे में वे उनके देशवासियों को कुछ भी नहीं पता रहा होगा ना, जिसके बारे में उनके देशवासियों को कुछ भी नहीं पता रहा होगा। यह संसार भगवान की कृति है, लेकिन कारागार मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के रास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी पड़ती है और फिर स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है ना। दास वृत्ति ठुकरानी होती है और
और जो है उसके बाद क्या है, जब दास प्रकृति पुरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अधिक बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के हननकारी प्रभाव से बच सकता था। ठीक, फिर उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य से जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था, जो कि लोकमान्य तिलक ने लिखा था ना, जिसका प्रणयन किया था। अगर किसी का प्रत्यक्ष अनुभव पाना है तो इतने ज्यादा प्रतिकूल, शक्तिशाली और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य तिलक के गीता भाष्य जैसे प्रकांड और पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है। तो जेल में आकर बना रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जितना ही इनके बारे में चिंतन करता हूँ, मैं उनके प्रति उतने ही आदर और श्रद्धा में मैं डूब जाता हूँ, मतलब खो जाता हूँ विचार। फिर है कि जब वो कहते हैं कि आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महान पुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता और संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा, अक्षुण्ण अर्थात अखंडित, अटूट ना, तो संघर्ष शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखा और जिसने उस अंधकार में दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए ना। फिर वो लिखते हैं कि लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत का क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार से आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम कारागार में मतलब नमस्कार किया था, तो उनके जीवन के दिन गिने चुने रह गए थे, है ना। तो निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या यह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। मतलब वो अपने मन के विचारों को केरका के सामने व्यक्त करते हैं। फिर लिखते हैं कि आपका स्नेह भाजन सुभाष सी बोस ना, अर्थात सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों आज आप लोगों को मैंने सुभाष चंद्र बोस का पत्र बताया ना, कि जो उन्होंने मांडले केंद्रीय कारागार बर्मा से लिखा था अपने उनको केरका से। ठीक, तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए, जैसे कारागार से कारागार क्या हो जाएगा, इसका अर्थ बंदी गृह या जेल खाना, वाड़ अर्थात बाड़ा या घेरा, यंत्रणाओं अर्थात पीड़ा या कष्ट ना, एकाकी अर्थात अकेला, दंड संहिता अर्थात दंड की धारा, फिर है मधुमेह अर्थात शर्करा प्रमेह या इसको डायबिटीज भी कहते हैं, फिर है मंदानी अर्थात अपच, पाचन शक्ति का कमजोर होना, फिर है हननकारी चोट पहुंचाने वाला, अक्षण अर्थात अखंडित या अटूट, फिर है शरीरांत अर्थात मृत्यु ना,